हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिकीय अनुकूलन, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। देखिए, जंतुओं के भांति पौधों में भी अनुकूलन पाया जाता है। वे वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालते हैं। इसी कारण भिन्न भिन्न वातावरणीय दशाओं में उगने वाले पौधे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, है ना। अभी तक हमने देखा था कि जंतुओं में अनुकूलन होता है, जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह का वातावरण होता है किसी भी क्षेत्र का या किसी भी स्थान का, उसी के अनुसार जंतु जो है खुद को ढाल लेते हैं। उसी के अनुसार उनमें शारीरिक विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। तो जैसे जंतुओं में अनुकूलता पाई जाती है, सेम उसी तरह पौधों में भी अनुकूलता पाई जाती है। तो देखिए, पारिस्थितिकी अनुकूलन के आधार पर पौधों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पारिस्थितिकी अनुकूलन के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। एक देखिए, पहला है जलोद्भिद पौधे, हाइड्रोफाइट्स। बी है समुद्भिद या फिर मध्योद्भिद या फिर इसको बोलते हैं मीजोफाइट्स। सी देखिए मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट्स पौधे, और डी है लवणोद्भिद यानी कि हेलोफाइट्स। ठीक है, तो इसका हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों आपको याद होना चाहिए। कभी कभी अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो हेलोफाइट्स पौधे किस तरह से होते हैं वो हिंदी में लिख देगा नाम, है ना। या जीरोफिटिक पौधों की विशेषताएं बताइए, तनों की विशेषताएं बताइए, या फिर इनके जड़ की विशेषता बताइए। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों आपको याद होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं जलोद्भिद पौधे यानी कि हाइड्रोफाइट्स जो हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, ये पौधे होते हैं प्रचुर मात्रा में जल वाले क्षेत्र में, जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पौधे जो होते हैं या तो फिर जल में निमग्न रहते हैं, जल में निमग्न यानी कि पूरी तरह से जल में डूबे हुए पौधे, या फिर इनके कुछ भाग ही जल में रहते हैं, है ना। जो जलीय पौधे होते हैं, जैसे आसपास अगर कोई तालाब हो या झील वगैरह हो, तो आप देखिए उसके किनारे किनारे कुछ पौधे उगे रहते हैं। तो कुछ जो है उनके जड़ और तना पत्ती केवल इतने ही जड़ में रहते हैं, बाकी अन्य जो भाग है वो जल के बाहर रहता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तालाब का निरीक्षण करेंगे, तो आपको तालाब के पानी के अंदर आपको वो पौधे दिखाई देंगे। तो उनको कहते हैं जल निमग्न पौधे। तो जलोद्भिद पौधे भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त प्लावी जलोद्भिद। ठीक है, मुक्त प्लावी जलोद्भिद हिंदी में से बोलते हैं। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो वायु और जल के संपर्क में रहते हैं, लेकिन मृदा के संपर्क में नहीं होते। फ्री फ्लोटिंग यानी मुक्त रूप से तैरने वाले पौधे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब है, तो इसमें जो पौधा रहेगा वो मुक्त रूप से इस तरीके से तैरता रहेगा। नीचे मिट्टी है तो मिट्टी में ये कभी भी अटैच नहीं रहेंगे, ये जल के साथ यहाँ इस साइड से इस साइड इस तरह से तैरते रहेंगे, या फिर एक ही स्थान पर रहेंगे तो भी कभी ये मृदा के संपर्क में नहीं रहेंगे, है ना। वे कह रहा है कि ये वायु और जल के साथ, वायु व जल के संपर्क में रहते हैं, परंतु मृदा के नहीं। ठीक है, मृदा के संपर्क में नहीं रहेंगे। ठीक है, और इनमें पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं या फिर बहुत बड़े आकार की होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? या तो बहुत छोटी होंगी या बहुत बड़े आकार की होती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे वुल्फिया। वुल्फिया का एक जलोद्भिद पौधा होता है, वुल्फिया अजोला, लेमना, ठीक है, जूसिया, पिस्टिया, ये सब पौधों के नाम हैं। और फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के नाम जो है अगर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वुल्फिया, अजोला, लेमना ये सब फ्री फ्लोटिंग है। अब देखिए फिक्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, यानी कि हिंदी में इसका नाम है स्थिर प्लावी जलोद्भिद। अब देखिए नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड फ्लोटिंग यानी कि फिक्स्ड हो, यानी कि जड़ जो है वो कहाँ रहेंगी? जलाशय के
मृदा में फिक्स रहेंगी। जो जलाशय की भूमि है, मृदा है, उसमें इनकी जो जड़ें हैं फिक्स रहेंगी, जुड़ी हुई रहेंगी, जबकि तने और पत्तियां ये सभी भाग जो हैं वो क्या करेंगी, वो सतह पर तैरती रहती हैं। ठीक है। फिक्स फ्लोटिंग में क्या कहेंगे कि इनकी जड़ें, इन पौधों की जड़ें यानी, ठीक है, इनकी जड़ें भूमि में, भूमि यानी कि जलाशय की भूमि, ठीक है, जलाशय की भूमि में यानी कि कह सकते हैं कीचड़ में, जो जैसे जलाशय है ये मैंने भी बनाया है ना, तो यहाँ पे कैसा होगा, दलदली मृदा होगी, कीचड़ जैसा होगा। तो यहाँ पे इनका जो है, इन पौधों का जो है जड़ इस तरीके से नीचे अटैच होता है, और ये जो स्टेम होता है काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, और ये जो है तैरते रहते हैं इस तरीके से। तो कह रहे हैं इनकी जड़ें भूमि में जुड़ी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं या फिर धसी रहती हैं, जो भी, तथा पत्तियों में देखिए एक लंबा पर्णवृत्त पाया जाता है। ठीक है, लंबा पर्णवृत्त पाया जाता है जो कि तैरता रहता है। जिससे पत्तियां सतह पर तैरती रहती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो भी भाग होता है इन पौधों का, वो सभी जल में डूबा रहता है। देखिए, पत्तियों में लंबा पर्णवृत्त पाया जाता है। ठीक है, पर्णवृत्त यानी कि जहाँ से पत्तियाँ जुड़ी रहती हैं, तो ये काफ़ी लंबा होता है, ये जो है काफ़ी लंबा होता है। तो ये जो पर्णवृत्त वाला भाग होता है ये पानी के अंदर रहता है, और पत्तियाँ हैं केवल सतह पर तैरती रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा पौधे का अन्य सभी भाग जो है वो पानी के अंदर डूबा रहता है, केवल पत्तियाँ सतह पर तैरती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे सिंघाड़ा और कमल। कमल का बोटानिकल नेम है नीलंबो। ठीक है, नीलंबो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय पुष्प भी है कमल। ठीक है, तो नीलंबो है इसका बोटानिकल नेम। और सिंघाड़ा का बोटानिकल नेम है ट्रैपा। तो इन पौधों को आप देखेंगे तो केवल इनकी पत्तियां और फूल जो होते हैं वो आपको जल की सतह के ऊपर दिखाई देंगे, बाकी जो इनका पौधे का पूरा शरीर जो होता है वो जल में डूबा होता है। थर्ड है सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड यानी कि जल में पूर्ण रूप से डूबे हुए पौधे। ठीक है, जैसे तालाब है, तालाब में पानी है, तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो जल के अंदर पूरी रूप से, इनका जो है पूरा शरीर जो है जल के अंदर ही तैरता रहता है ना, जल की सतह पर नहीं, जल के अंदर रहते हैं। हाँ, और ये भी बात है कि मृदा में भी धंसे नहीं रहते हैं। ठीक है, ये मृदा में भी धंसे नहीं रहेंगे, फ्री फ्लोटिंग होते हैं ये। सबमर्ज फ्लोटिंग मतलब जल में पूर्ण रूप से डूबकर इसी में तैरते रहते हैं, ना सतह के ऊपर होते हैं और ना ही मृदा में अटैच होते हैं। ओके, तो कहेंगे ये पौधे जल में डूबे रहकर तैरते रहते हैं। जड़ें स्वतंत्र होती हैं। जड़ें स्वतंत्र यानी मृदा से अटैच नहीं होंगी, मृदा से जुड़ी नहीं रहेंगी, मृदा से जुड़ी नहीं होती। ठीक है, यानी कि जो भी कीचड़ वगैरह है वहाँ ये धसी हुई नहीं होती हैं। इनके तने यानी कि स्टेम जो होते हैं वो पतले होते हैं, लंबे होते हैं। पत्तियाँ छोटे आकार की होती हैं। ये पत्तियाँ छोटे आकार की, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप चाहे तो पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं कि इनकी पत्तियाँ छोटे आकार की। ठीक है, स्टेम यानी कि स्तंभ भी इनको बोलते हैं। स्टेम आप लिख सकते हैं, तना लिख सकते हैं। स्तंभ कैसे होंगे, लंबे
पतले। ओके, देखिए इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया का जो पौधा होता है ये सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट होता है। और इसके अलावा नाजास नाम का एक पौधा होता है, ये भी सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है। चलिए चौथा है रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, यानी कि मूल द्वारा स्थित जल निमग्न जलोद्भिद। तो इसमें क्या होता है, इन पौधों का पूर्ण शरीर जल में डूबा रहता है और जो जड़ होता है वो कीचड़ में स्थिर रहता है ना। क्या होगा, पूर्ण शरीर, पौधों का पूर्ण शरीर जल में डूबा रहता है और मूल, यानी कि मूल को क्या बोलते हैं, जड़, कीचड़ में, कीचड़ यानी कि मृदा, ठीक है, जो जलीय मृदा होती है पानी के अंदर है तो क्या है, कीचड़ के ही रूप में है, ठीक, तो कीचड़ में धंसा रहता है। ठीक है, जैसे ये तालाब है, ये वाटर है ना, तो ये पौधा कैसा रहेगा, ये मृदा से ही निकलेगा और पानी के अंदर रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। पूरा जो पौधे का पूरा शरीर वो पानी के अंदर डूबा रहता है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रिला, वेल्सनेरिया, और पोटमोजिटॉन। पांचवा है रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स, यानी कि मूल द्वारा स्थित निर्गत जलोद्भिद। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो कम गहरे या फिर छिछले जल में रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पे गहराई, जल की गहराई काफी कम होती है। तो इन पौधों का कुछ भाग, विशेषकर से मूल तथा कुछ तने का भाग, ये जलाशय की मिट्टी या फिर कीचड़ अथवा जल में रहता है और पौधे का शेष भाग क्या रहता है, जल के बाहर रहता है। पौधे का शेष भाग जैसे कि तना हो गया, पत्तियां, ये सब कहाँ होंगी, जल के बाहर रहेंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका पौधे का आधा जो भाग होता है वो जल के अंदर होता है और आधा भाग जल के बाहर रहता है ना। तो क्या कहेंगे कि आधे भाग, इन पौधों के आधे भाग, पौधों का आधा भाग, आधा भाग यानी कि मूल, या तो मूल यानी जड़, समझ रहा है ना, तथा तने का कुछ भाग जल के अंदर होता है ना, अंदर होता है, तथा शेष भाग अंदर होता है, यानी कि तना और पत्ती। तने का कुछ भाग ही जल के अंदर है ना, तो आधा भाग क्या होगा, जल के बाहर होगा ना, है ना। तने का शेष भाग, शेष भाग यानी कि तने का शेष भाग तथा पत्तियां जल के ऊपर होता है। ये पौधे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, कम गहरे या छिछले जल में। मुख्यतः कम गहरे या छिछले जल में पाए जाते हैं या फिर उगते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे
रेननकुलस, टाइफा, साइप्रस, नेक्स्ट हेडिंग है देखिए पौधों को प्रभावित करने वाले जलीय पर्यावरण के कारक। तो देखिए कारक जो भी हैं वो निम्न है। पहला है तापक्रम प्रभाव यानी टेम्परेचर। पौधों को प्रभावित करने में काफ़ी ये महत्वपूर्ण कारक हो सकता है टेम्परेचर। जहाँ का टेम्परेचर जैसा होगा वहाँ पौधे भी उस तरह से उगेंगे, है ना। जल में O2 तथा CO2 गैस की मात्रा, फिर प्रकाश हो गया, प्रकाश की कितनी मात्रा मिल रही है पौधे को। फिर है जल की परासरण सांद्रता यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ओके, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। फिर है लवणता यानी कि किसी जल में लवणता कितनी है, सैलिनिटी कितनी है। फिर जल की विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी ऑफ वाटर। ये सभी जो भी कारक हैं ये सभी किसी क्षेत्र के पौधों को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट है देखिए जलोद्भिदी अनुकूलताएं, यानी कि जलोद्भिद पौधे यानी कि जलीय पौधों में क्या ऐसी अनुकूलताएं होती हैं कि वो पौधा जलीय क्षेत्र में, जलीय वातावरण में रहने के अनुकूल होता है। जैसे पहला है देखिए मार्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, यानी कि बाहरी जो अडेप्टेशन होते हैं मार्फोलॉजिकल रूप से जो इनमें अनुकूलताएं होती हैं। जैसे देखिए रूट है, तो इन पौधों के चारों ओर जल का वातावरण होता है। तो जल का वातावरण हो गया तो यानी कि जल को अवशोषित करने की क्षमता क्या होगी, यानी कि कम विकसित होगी, यानी कि मूल तंत्र कम विकसित होगा, है ना, या फिर अनुपस्थित ही होता है। देखिए जो स्वतंत्र तैरने वाला पौधा है यानी फ्री फ्लोटिंग जो पौधा होता है उसमें जड़ और मूल रोम वो क्या होगा, अल्प विकसित होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है लेमना, तो लेमना में तो एक ही क्या है, जड़ होता है। नेक्स्ट देखिए जड़ों के अग्रभाग पर मूल गोप के स्थान क्या पाया जाता है, मूल कुटरिकाएं, रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं। जैसे कि आइकोर्निया और सिंघाड़ा पिस्टिया में क्या पाए जाते हैं, मूल गोप नहीं पाए जाते, रूट कैप नहीं पाए जाती, क्या पाए जाते हैं, रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। देखिए जब आप लोग जड़ तना पत्ती पढ़ रहे होंगे 11th क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा कि जो टैप रूट होता है इस तरीके से होता है और यहाँ पे इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, मूल कुटरिकाएं पाए जाते हैं, रूट कैप पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। और साथ ही क्या है, मूल रोम भी पाए जाते हैं। टैप रूट की बात कर रही हूँ, एडवेंटिसेस की नहीं, ठीक, इस तरीके से पाया जाता है। लेकिन कह रहा है कि जो जलीय पौधे होते हैं उनमें क्या पाई जाती हैं, रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है देखिए जलोद्भिद के कुछ पौधों की जड़ों में प्रायः मूल रोम अनुपस्थित होते हैं। मूल रोम अब्सेंट हो गया, जल ही है चारों ओर तो इनको अवशोषित करने की ज़्यादा आवश्यकता है ही नहीं, है ना। तो मूल रोम क्या है, मूल रोम का क्या कार्य होता है, जल दूर दूर तक सतह के अंदर जाना, मृदा में अंदर जो है दूर दूर तक जाना और जल को अवशोषित करने में जड़ की सहायता करना। तो यहाँ पे क्या है, चारों तरफ जल का वातावरण है तो मूल रोम अनुपस्थित है। जैसे कि लेमना और निम्फिया में मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। फिर देखिए लवणोद्भिद वनस्पति यानी कि जो सलाइन वाटर में उगते हैं वनस्पति, मैंग्रोव वेजिटेशन में क्या होते हैं, ये जड़ें परिवर्तित होकर विशेष प्रकार की श्वसन मूल न्यूमेटोफोर का निर्माण करती हैं, ठीक है। जड़ें जो हैं परिवर्तित होकर क्या बनती हैं, श्वसन मूल न्यूमेटोफोर का निर्माण करती हैं। तो अगर पूछा गया कि श्वसन मूल जो है किसमें पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे कि मैंग्रोव वेजिटेशन में, मैंग्रोव क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति में श्वसन मूल पाए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है स्टेम। अब देखिए तना कैसा होगा, जल के अंदर पौधा है तो तना कैसा होगा, बहुत ही सॉफ्ट होगा, कमजोर होगा, है ना, अत्यधिक कोमल होगा, कमजोर होगा, ठीक, पतले होंगे, स्पंज टाइप के होंगे, है ना। यानी कि इनमें पानी का अगर बहाव होगा तो पानी के बहाव कारण इनमें कोई भी हानि नहीं होगी। अगर जैसे कि ऐसा तना हो जो बहुत काफी कठोर हो, कड़ा हो, तो क्या होगा, पानी के बहाव में वो टूट सकते हैं, है ना, तेज बहाव में क्या हो सकता है, टूट सकता है। लेकिन ये जो जलीय पौधे होते हैं जल के अंदर रहते हैं, इनमें सड़ने और गलने की क्षमता नहीं होती, काफी स्पंजी टाइप के होते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि कैसा होता है तना, तना लचीला होता है, ठीक है, अत्यधिक कोमल,
अत्यधिक कोमल होता है, कमज़ोर होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है तने, ठीक है, पतले होते हैं, स्पंजी होते हैं, है ना, स्पंज लाइक होते हैं, जिससे क्या होते हैं, पानी के बहाव के कारण हानि नहीं होती है, बहाव से हानि नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हाइड्रिला के पौधा हो, हाइड्रिला पोटामेजिटॉन, हाइड्रिला पोटामोजिटॉन। और जो जल निमग्न पौधे होते हैं, जल निमग्न यानी कि सबमर्ज्ड पौधे, जल निमग्न पौधे यानी कि जो बिल्कुल जल के अंदर रहता है, ठीक है, जल के अंदर ही तैरता रहता है, पूरी रूप से डूबा रहता है इसका शरीर, सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड पौधों में क्या होता है, बिल्कुल मतलब इनका जो रूट होता है, सॉरी रूट नहीं, स्टेम की बात हो रही है ना, एकदम स्पंजी होगा, गोल होगा, ठीक है। पौधों में स्तंभ या फिर स्टेम जो भी आप कहें, स्पंजी, गोल और बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है, ठीक है। और जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, मुक्त प्लवी पौधे होते हैं, जो मुक्त रूप से तैरते रहते हैं, उनमें क्या होता है, एब्सेंट ही होता है, मतलब अल्प विकसित होता है, स्टेम अल्प विकसित होता है। कुछ जलीय पौधों में तो जो उनका स्टेम होता है वो रूपांतरित होकर राइजोम, ठीक है, राइजोम का निर्माण करता है और या फिर रनर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, राइजोम या फिर रनर के रूप में। तो ये जो मुख्य रूप से जलोद्भिद पौधे होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, इनमें कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है, इनमें कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। कायिक प्रवर्धन के प्रकार कौन से हैं, प्रकंद, फिर क्या होता है, रनर, ऑफसेट, या फिर ऑफसेट को हिंदी में बोलते हैं भूसतारी, अंतः भूसतारी, ठीक है, ऊपरी भूसतारी इत्यादि। और ये पौधे कैसे होंगे, बहुवर्षीय होते हैं, पौधे कैसे होते हैं, बहुवर्षीय। चलिए अब नेक्स्ट है लीव्स, यानी कि इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, तो पौधों की पत्तियां होती हैं लंबी, बेलनाकार रंग और गहरे हरे रंग की, ठीक है, लंबी, बेलनाकार, गहरे रंग की, पतली, चिकनी सतह वाली, और कुछ तो बिल्कुल पतली धागे के समान, ठीक है, चिकनी सतह वाली, कुछ में लंबी धागे के समान संरचना वाली भी होती हैं पत्तियां, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है पोटामोजिटॉन, कुछ में पत्तियां होती हैं कटी फटी, ठीक है। और वेलिसनेरिया की अगर हम बात करें, वेलिसनेरिया जो पौधा होता है, जलीय पौधा, इसमें होता है पत्ती बिल्कुल रिबन की समान, लंबी रिबन के समान पत्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। निम्फिया और जब निलंबो की बात करें, ठीक है, निम्फिया और निलंबो यानी कि कमल की बात कर रहा है, निम्फिया
तथा निलंबों में पत्ती कैसे होती हैं? चौड़ी होती हैं, सरल आकार की, पूर्ण विकसित, और इनकी पत्तियों के ऊपरी सतह पर, है ना, जो पत्तियां होती हैं उनकी ऊपरी सतह पर मोम के समान पदार्थ की एक तह होती है। ठीक है, पत्तियों की ऊपरी सतह पर मोम जैसे पदार्थ की सतह होती है, जिससे क्या होता है, पानी इन पर टिक नहीं पाता है, तुरंत ही जो है फिसल के नीचे गिर जाता है ना। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से फ्री फ्लोटिंग होते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से तैरने वाले पौधे होते हैं, उनमें पत्तियां गुच्छों के रूप में होती हैं, है ना। तो हम कहेंगे स्वतंत्र प्लवमान, यानी कि फ्री फ्लोटिंग, है ना। आप लिख सकते हैं फ्री फ्लोटिंग, मैं बोल रही हूँ। स्वतंत्र प्लवमान पौधे में पत्तियां गुच्छों में होती हैं। इसका एग्जाम्पल है आइकॉर्निया। आइकॉर्निया को शुद्ध हिंदी बोलते हैं समुद्र शोक, है ना। स्थानीय नाम इसका समुद्र शोक है, ऐसे इसका नाम है आइकॉर्निया। और इसके अलावा ट्रैपा, यानी कि सिंघाड़े की पत्तियां भी इस तरह से होती हैं। सिंघाड़े की भी पत्तियां आप देखेंगे तो गुच्छों में होती हैं जल की सतह के ऊपर, ट्रैपा। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पत्तियों में द्विरूपता पाई जाती है, यानी एक ही पौधा रहेगा लेकिन दो तरह की पत्तियां उनमें पाई जाएंगी, है ना। पत्तियां जो हैं दो प्रकार की पाई जाएंगी। विषम पर्णता, द्विरूपता, तो यहाँ लिख देती हूँ। कुछ पौधों में कुछ पौधों की पत्तियों में, है ना, पौधों की पत्तियों में द्विरूपता, यानी कि विषम पर्णता भी बोल सकते हैं। विषम पर्णता, दो तरह की पत्तियां एक ही पौधे में पाई जाती हैं, है ना। तो ये कौन सा पौधा है? जैसे कि लिम्नोफिला है, इसका नाम है लिम्नोफिला। और रेननकुलस का भी ऐसा ही पौधा होता है जिनमें दो तरह की पत्तियां पाई जाती हैं। तो इसमें जो होता है कि जो जल के अंदर रहने वाली जो पत्ती होती है वो पतली और ब्रांच में होती है, शाखित होती है, और जल के बाहर वाली पत्तियां चौड़ी और गोल होती हैं, है ना। क्या होते हैं? जल के अंदर की पत्तियां जो होती है कैसी होती है? पतली, अत्यंत पतली, ठीक, और शाखित होती हैं। और बाहर जो पत्ती होती है वो कैसे होती है? चौड़ी होती हैं, है ना, चौड़ी होती हैं, गोल होती हैं, पूर्ण विकसित होती हैं। तो ओके, नेक्स्ट हेडिंग है परागण, पुष्प, फल और बीज। परागण देखिए जल के अंदर है, जल के अंदर वाले पौधे हैं, जल में रहने वाले पौधे हैं, तो परागण कैसे होगा? जल के माध्यम से ही होगा, है ना, जल के माध्यम से होगा, या फिर वायु के माध्यम से हो जाता है। बीज काफी हल्के होते हैं तो जल में तैरकर एक जो है भाग से दूसरे भाग तक आराम से पहुंच सकते हैं, है ना। कभी कभी वायु के माध्यम से भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ कीटों के माध्यम से भी हो सकते हैं। तो परागण हम कह सकते हैं कि जल के माध्यम, मुख्य रूप से तो जल के माध्यम से ही होगा परागण। इसके अलावा वायु और कीटों के माध्यम से भी इनमें परागण हो सकता है।
फिर बात आती है प्रजनन की, कि प्रजनन कैसे हो सकता है इन पौधों में। तो प्रजनन अभी हमने देखा है ना स्टेम वाले में कि कायिक प्रवर्धन होता है इनमें। कायिक प्रवर्धन जो होता है मुख्य रूप से पाया जाता है इनमें। प्रजनन का प्रकार क्या है? कायिक प्रवर्धन। यहाँ देखिए फिगर में बेटा कुछ जलीय पौधों के चित्र दिए गए हैं इसमें। ये देखिए सबसे कॉर्नर में लेमना का पौधा दिख रहा है आपको। लेमना में जड़ देखिए बिल्कुल भी नहीं है, है ना, जड़ नहीं है। पत्तियां देखिए काफ़ी छोटी छोटी सी हैं, गहरे रंग की। वेलसनेरिया देखिए बिल्कुल रिबन की तरह पत्ती है। और जड़ देखिए, जड़ तंत्र कैसा है? काफ़ी कम है, कम विकसित है। यहाँ देखिए सेजटेरिया का पौधा है। पत्तियां देख रहे हैं आप लोग, चौड़ी चौड़ी सी पत्तियां हैं। और यहाँ है ये देखिए हाइड्रिला का पौधा है, मुक्त रूप से जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है हाइड्रिला। कमल का पौधा देखिए निलंबो है, पत्तियां चौड़ी हैं, पूर्ण रूप से विकसित है और वैक्स कोटेड है ना, है ना। देखिए चिकनी सतह है, चमकीली सतह है ना। इसमें जब पानी पड़ता है तो ये तुरंत पानी सरक के नीचे चला जाता है, ठीक है। तो जड़ें इसकी कैसी होती हैं? जड़ें भूमि में लगी होती हैं, मृदा में लगी होती है, लेकिन इनकी तनें जो थी काफ़ी लंबी होती हैं, पर्णवृत्त काफ़ी लंबा होता है। तो ये पत्तियां जो है जल की सतह पर फैली रहती हैं। हाँ, पिस्टिया का देखिए गुच्छों में, अभी हमने देखा था ना गुच्छों में कुछ पत्तियां होती हैं, सिंघाड़े में और पिस्टिया में। ये देखिए पत्ती, जड़ देखिए मुख्य रूप से जो है फ्री फ्लोटिंग प्लांट है। जड़ आप देख रहे हैं जल की सतह के नीचे इस तरह से ये गुच्छों में इनका जो है पत्तियां हैं। जड़ की सतह से इनका जल की सतह के नीचे जो है इनका जड़ तंत्र विकसित है। इसी प्रकार से कुछ अन्य पौधे भी हैं, देख लीजिए सबको। तो अगर आप अपने आसपास किसी नदी तालाब वाले क्षेत्र में रहते हैं, आपके आसपास अगर कोई है नदी तालाब वाला क्षेत्र, तो आप उसके आसपास आप देखेंगे तो इस तरह की वनस्पति आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है आंतरिक संरचनाओं की अनुकूलताएं। अभी हमने देखा था मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाहरी रूप से, जड़, तना तथा पत्ती में, है ना, किस तरह से बाहरी रूप से जो है आप देख के बता सकते हैं कि ये जलीय पौधा है। अब देखिए आंतरिक रूप से हम कैसे देख सकते हैं। तो पहला है सुरक्षात्मक ऊतकों या रचनाओं की कमी पाई जाती है, कुछ वायु प्रकोष्ठों की अधिकता होती है इनमें। थर्ड है देखिए यांत्रिक ऊतकों की कमी और संवहन ऊतकों की कमी, ये चौथा है। तो इन्हीं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए पहला है सुरक्षात्मक ऊतकों या फिर संरचनाओं की कमी। तो सबसे ऊपरी त्वचा है क्यूटिकल, है ना, उप त्वचा इसको बोलते हैं। तो जो जलीय पौधे होते हैं उसमें क्यूटिकल का अभाव होता है, क्यूटिकल अब्सेंट होता है। लेकिन कुछ पौधों में ये पतली झिल्ली के रूप में केवल पाया जाता है। जो निमग्न पौधे होते हैं यानी कि जल के अंदर बिल्कुल डूबे हुए होते हैं, वो उसमें क्या होती हैं, ये क्यूटिकल बिल्कुल भी अब्सेंट होती हैं। जलोद्भिद पौधे के वे भाग जो वायवीय होते हैं, यानी कि जल के बाहर होते हैं, उनमें ही क्यूटिकल की पतली परतें पाई जाती हैं, ठीक है। क्यूटिकल यानी सबसे बाहरी भाग जो होता है तने का, उसको कह रहा है। बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस देखिए, तो यह प्रायः पतली भित्तियों वाली मृदुतकीय कोशिकाओं की इकहरी परत के रूप में पाई जाती है। और यह परत रक्षात्मक नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है, जलीय पर्यावरण से जल, गैस और खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करती है ना। क्या कार्य है? रक्षा करना नहीं है इनका कार्य। इनका कार्य है जलीय वातावरण से जल, गैस और खनिज लवणों का अवशोषण का कार्य करना। और इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होता है। यह ऊतक फोटोसिंथेसिस का कार्य भी संपन्न करता है, जैसे कि हाइड्रिला में जो एपिडर्मिस होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है देखिए दूसरा, वायु प्रकोष्ठों की अधिकता, इंक्रीज इन द एरेशन। तो पत्तियों में रंध्र अनुपस्थित होते हैं, स्टोमेटा, रंध्र को बोलते हैं स्टोमेटा, क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं या फिर अल्प विकसित होते हैं, बहुत ही कम विकसित होते हैं। जल की सतह पर तैरने वाली पत्तियों में केवल ऊपरी सतह पर और जल के जो बाहर होती हैं, जल के बाहर पत्ती होती हैं, उनमें दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं। जैसे कि ये वाटर है ना, वाटर का लेवल है, तो यहाँ पे जो पत्तियाँ तैर रही हैं,
तो स्टोमेटा कहाँ पाए जाएंगे? केवल ऊपरी सतह पे, निचली सतह पे नहीं पाए जाएंगे, केवल ऊपरी सतह पे ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पत्तियों में। और जो देखिए कह रहा है कि जल के बाहर जो विकसित पत्तियां हैं, जो पूर्ण रूप से जल के बाहर हैं, उनकी दोनों सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। निमग्न जलोद्भिदों में क्या होता है? ये स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। इन पौधों में गैसों का आदान प्रदान कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल के द्वारा होता है। जलस्थलीय पौधों में स्तंभ के वायवीय भाग पर रंध्र पाए जाते हैं। जो जलस्थलीय पौधे होते हैं उनमें जो स्टेम होता है, स्तंभ समझ रहा है ना, स्टेम को कह रहा है, स्तंभ की जो स्टेम होता है वायु में होता है, जल की सतह के बाहर होता है, वहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है वायु प्रकोष्ठ। क्या होते हैं? एयर चैम्बर्स होते हैं इनमें। तो ये पतली भित्ति वाले मृदतक कोशिकाओं का बना हुआ पूर्ण विकसित होता है। और वलकुट समझ रहे हैं? वलकुट के अधिकांश भाग में एरन कायमा पाई जाती है, वायु तक पाई जाती है, जिससे कि क्या होती है, इन पौधों में उत्प्लावकता बायांसी बढ़ जाती है। उत्प्लावकता यानी कि तैरने की क्षमता, है ना, तैरते हैं इस, क्योंकि इनके स्टेम में क्या होते हैं, एरन कायम पाए जाते हैं। जब इनका आप टीएस काटेंगे इन पौधों का, तो इनमें जो है बड़े बड़े चैम्बर पाए जाते हैं, इस तरीके से एरन कायम पाई जाती है। अन्य स्ट्रक्चर भी रहेंगे, लेकिन साथ में एक जो है इस तरीके से खाली खाली सा स्टेम स्थान पाया जाता है, एरन कायम पाया जाता है। इसमें वायु भरी रहती है ना, इससे क्या होते हैं, इनके स्टेम जो होते हैं काफ़ी हल्के हो जाते हैं और जल की सतह पर तैरने के लायक हो जाते हैं, या जल में तैरने की क्षमता जो है इनको प्राप्त हो जाती है। फिर देखिए गैसों का आदान प्रदान भी इसकी सहायता से तीव्रता से हो पाता है। और इन पौधों के जो फल होते हैं वो भी जल की सतह के ऊपर ही तैरते रहते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए यांत्रिक ऊतकों की कमी। तो जितने भी जलीय पौधे होते हैं उनमें यांत्रिक ऊतकों का पूर्ण रूप से अभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन पौधों के चारों तरफ जल होता है, तो यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए एरन कायमा होती है ना। अभी मैंने बताया आपको ना कि एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, एरन कायमा पाई जाती है, तो जो कि इन पौधों को उत्प्लावकता का लक्षण उत्पन्न कराता है। उत्प्लावकता यानी वही तैरने की क्षमता, जिसकी सहायता से पौधे तैरते रहते हैं। तो इसी कारण से इनकी आंतरिक संरचना में दृढ़ोतक, स्थूल कोणोतक और दारू आदि अनुपस्थित होते हैं। यानी जो स्टेम में जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचना होती है, इनमें लगभग ये अनुपस्थित होते हैं। कुछ जलोद्भिद पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट से बने हुए तारे की आकृति की स्फीरो क्रिस्टल्स व सुई की आकृति के रेफाइड्स या फिर कंटक पाए जाते हैं। तारे की आकृति के क्या पाए जाते हैं? स्फीरो क्रिस्टल्स, और सुई की आकृति के रेफाइड्स या फिर कंटक पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि इन पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे कि पौधे जो है स्टेम जो है सीधा खड़ा रह सके, ठीक। चौथा देखिए संवहन ऊतकों की कमी यानी रिडक्शन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो जलीय पौधों में जल तथा खनिज लवणों के अवशोषण लगभग क्या होता है, पौधों के संपूर्ण शरीर की सतह से होता है। तो इस कारण में जो है वैस्कुलर टिश्यू जो है इनकी आवश्यकता नहीं होती, ये एब्सेंट होते हैं। जाइलम फ्लोएम में से जाइलम जो है ज़्यादा अल्प विकसित होता है, ठीक है। फ्लोएम थोड़ा विकसित अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जाइलम जो है वो अल्प विकसित होता है। इसके अलावा अगर जाइलम विकसित है तो उसमें वेसल्स एब्सेंट होंगे, वेसल्स का अभाव होता है, ठीक है। फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं, और फ्लोएम में मृदुतक कोशिकाएं भी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। फिर इसके अलावा जो है जलोद्भिद पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता है ना, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। थर्ड है देखिए कार्य की अनुकूलताएं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। अभी हमने देखा था मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, फिर हमने देखा एनाटॉमिकल, अब हम देखेंगे थर्ड है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन जलीय पौधों का। तो जलीय पौधों का मुख्य आवश्यकता होती है श्वसन व प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु वायु की आवश्यकता होती है इनकी। तो प्लावमान यानी कि तैरने वाले और जलस्थलीय पौधों के जो वायवीय भाग होते हैं, बाहरी भाग होते हैं, उनमें कुछ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो सकती है जो तैर रहे हैं जल की सतह पर, ठीक है। या फिर ऐसे पौधे जो जल से बाहर हैं,
उनके कुछ भाग जो हैं जल के बाहर हैं, तो उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। लेकिन जो जल के अंदर डूबे हुए पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। जल के अंदर डूबा हुआ है तो कहाँ से वाष्पोत्सर्जन होगा, है ना। फिर है देखिए, प्लवमान की तुलना में यानी तैरने वाले पौधों की तुलना में जल निमग्न पौधों को कम तीव्रता तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो तैरने वाला पौधा है उसकी तुलना में जो जल के अंदर डूबा हुआ पौधा है उसको क्या है, कम तीव्रता वाला प्रकाश चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता इनको नहीं होती है। अब जल के अंदर है तो उसको सूर्य का प्रकाश तो कम मात्रा में ही प्राप्त होगा, है ना। तो जितना भी कम मात्रा में उसको प्रकाश मिलता है उसी मात्रा में ही वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर लेता है और भोजन का निर्माण भी कर लेता है। फिर देखिए, जलोद्भिद पौधों की कोशिकाओं का परासरण दाब भी काफी कम होता है ना। तो ये इसकी थी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे समुद्भिद पौधे यानी मीजोफाइट्स पौधे। देखिए, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको सामान्य ताप, नमी और वायुयुक्त मृदा की आवश्यकता होती है। सामान्य ताप, नमी और वायुयुक्त मृदा की आवश्यकता होती है इन पौधों को। तो ये पौधे जो होते हैं सामान्य वातावरण में सघनता से वृद्धि करते हैं। तो ये वन या घास स्थलीय समुदायों का निर्माण करते हैं, यानी हमारे आसपास के जितने भी पौधे हैं, ठीक है, वो सभी कैसे पौधे हैं, समुद्भिद पौधे हैं, मीजोफाइट्स पौधे हैं। देखिए, उद्यानों में, घने जंगलों या फिर तालाबों और नदी और झीलों के किनारों पाए जाने वाले चौड़ी पत्तियों की वनस्पति समुद्भिद होती है। इनकी अनुकूलता भी मरुद्भिद व जलोद्भिद के मध्य की होती है, ठीक है। जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट के मध्य की इनकी अनुकूलता होती है। अब देखिए, कुछ इसमें आंतरिक लक्षण होते हैं। इनमें देखिए, जड़ तंत्र सुविकसित होता है, ब्रांच होता है। इसके अलावा मूल रोम पाए जाते हैं, शीर्ष पर मूल गोप विकसित होता है, ठीक है। मीजोफाइट्स के क्या कैरेक्टर हैं, जड़ के, सुविकसित जड़, ब्रांच्ड, मूल रोम प्रेजेंट और मूल गोप भी प्रेजेंट होता है। स्टेम एरियल होते हैं, मोटे सीधे और ब्रांच्ड होते हैं। अब हमारे आसपास के पौधों को देख लीजिए आप, पेड़ों को कैसे होते हैं, तो उन्हीं की बात कर रहा है। पत्तियां कैसे होती है, चौड़ी हो सकती हैं, पतली हो सकती हैं, मोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, गहरे रंग की, है ना, और विभिन्न आकृतियों की होती हैं। पत्तियों में एरनकाइमा एब्सेंट होता है। पत्तियों पर रोम और मोम का आवरण नहीं पाया जाता। ये किसमें पाया जाता था, जलीय पौधों में, है ना। जलीय पौधों में क्या पाया जाता था, एरनकाइम पाई जाती थी, रोम और मोम का आवरण पाया जाता था। लेकिन जो समुद्भिद पौधे हैं, मीजोफाइट्स पौधे हैं, इनमें ये सब एब्सेंट होता है। हाँ, लेकिन क्यूटिकल की परत उपस्थित होती है। अब ये देखिए, पत्तियों की दोनों सतह पर स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। अभी हमने देखा था जलोद्भिद पौधों में क्या था, जो सतह के ऊपर जो पत्ते थे उसकी ऊपरी सतह पर स्टोमेटा प्रेजेंट था, है ना। और जो वायु में मतलब जल से लगे हुए वायवीय भाग में तो जो पौधे थे, जो पत्तियां थी, उनमें दोनों सतहों पर स्टोमेटा प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ देखिए, दोनों सतह पर, पत्ती की दोनों सतह पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मध्योतक विकसित होता है और विभेदित होता है। जैसे ये पत्ती है तो ये कह रहा है मध्योतक बीज का, ठीक है। ये क्या होता है, विकसित होता है और ब्रांच्ड भी होता है ना, विभेदित होता है, ब्रांच होता है, कई तरह से होता है। मतलब आप इसमें डिफरेंशिएशन अलग अलग पत्तियों में अलग अलग तरह से मध्योतक होता है, ठीक है। फिर देखिए, संवहन व यांत्रिक ऊतक, वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू जो होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मरुद्भिद पौधे यानी कि जीरोफाइट प्लांट्स। तो शुष्क आवास स्थल पर पाए जाने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं, शुष्कोद्भिद या फिर मरुद्भिद कहते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं। ऐसे वास स्थलों में जल की अत्यधिक कमी पाई जाती है। अब इनके प्रकार देख लीजिए, तो भौतिक दृष्टि से शुष्क आवास स्थल की मृदा में जल को धारण करने की क्षमता काफ़ी कम होती है ना, और जलवायु भी काफ़ी शुष्क पाई जाती है। तो भौतिक दृष्टि से जो शुष्क होते हैं उसका एग्जाम्पल है जैसे मरुस्थल, व्यर्थ भूमि यानी बंजर भूमि, चट्टानी सतह वाली भूमि, ठीक, ये भौतिक रूप से शुष्क है। फिर देखिए, फंक्शनली यानी कि कार्य की दृष्टि से शुष्क आवास स्थल पर क्या होता है कि जल तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु पौधे इनको अवशोषित नहीं कर सकते। ऐसा जल होता है जिनको पौधों के लायक जो नहीं होता है ना। यानी कि एग्जाम्पल देखिए, अत्यधिक लवणीय, ठीक है, सलाइन वाटर है, अम्लीय हो पौधा, अम्लीय जल हो, या फिर अत्यधिक ठंडे स्थान पर जो जल पाए जाते हैं,
जल तो बहुत है लेकिन पौधे उनको ग्रहण नहीं कर सकते, तो उनको कहते हैं फंक्शनली दृष्टि से शुष्क आवास। ठीक है, कार्य की दृष्टि से शुष्क आवास। अब देखिए कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहाँ ना तो जल धारण की क्षमता उपलब्ध होती है और ना ही पौधे उसका उपयोग करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे आवास स्थल क्या होते हैं? कार्य की तथा भौतिकी दृष्टि से शुष्क आवास स्थल कहलाते हैं। जैसे कि पर्वतों की ढालें। अब पर्वतों की ढालें हैं जो, तो क्या होगा? पानी बरसा बह के निकल गया, तो क्या है वहाँ जो पौधा नहीं हो रहा है ना, पानी बरसा बह के निकल गया, पौधा जो उग रहा है उसको क्या, ना वाटर, उसको ना पानी मिल ही नहीं पा रहा है और ना ही वहाँ की मृदा में पानी इकट्ठा हो पा रहा है, रुक पा रहा है। तो इनको बोलते हैं कार्य और भौतिकी दृष्टि से शुष्क आवास स्थल। तो ये जो है शुष्क आवास स्थल के 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं भौतिक दृष्टि से, दूसरा होता है कार्य की दृष्टि से, तीसरा होता है कार्य और भौतिकी दोनों रूप से शुष्क। नेक्स्ट देखिए, समस्त प्रकार के शुष्क पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले पादपों को आवास स्थल के अनुसार 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। देखिए पहला है बालुकोद्भिद यानी कि सैमोफाइट्स। तो मरुस्थल में बालू मिट्टी की जो टीले होते हैं उस पर उगने वाले पौधों को बोलते हैं सैमोफाइट्स पौधे। शैलोद्भिद यानी कि पर्वतों और चट्टानों व पथरीली भूमि पर उगने वाली वनस्पति को बोलते हैं शैलोद्भिद। शीतोद्भिद टुंड्रा क्षेत्रों में और पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर जो जमी बर्फ होती है वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसको बोलते हैं शीतोद्भिद। नेक्स्ट देखिए लवणोद्भिद। तो लवणीय मृदा, नमक की झीलों और समुद्रीय लवणी जल में पाए जाने वाली वनस्पति लवणोद्भिद कहलाती है। फिर नेक्स्ट है अम्लोद्भिद। तो अम्लीय जल और मृदा में उगने वाले पौधे अम्लोद्भिद पौधे कहलाते हैं। चलिए अब हम इसका देख लेते हैं आकृति अनुकूलता यानी मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन मरुस्थलीय पौधों के। मूल देखिए रूट की बात कर रहा है, तो ये जो है ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहाँ पे जल की कमी होती है। तो जल की कमी होती है, जल प्राप्त करने के लिए इनका मूल तंत्र क्या होगा? काफ़ी विकसित होगा। जब हम जलीय क्षेत्रों की बात कर रहे थे, जलीय पौधों की पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जल की काफ़ी अधिकता थी। जल की अधिकता थी, पौधों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, यानी जड़ तंत्र अनुपस्थित था या फिर कम विकसित था। लेकिन यहाँ देखिए जल की काफ़ी कमी है। जल की कमी है यानी कि जड़ को काफ़ी कम वर्क करना है जल प्राप्त करने के लिए, तो इसमें मूल तंत्र काफ़ी विकसित होता है ना। फिर देखिए सुविकसित भूमि के चारों ओर फैली हुई मूसला जड़ें पाई जाती हैं। सुविकसित मूसला जड़ें टैप रूट पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए जड़ों में मूल रोम और मूल गोप विकसित होता है और जड़ों की वृद्धि दर भी काफ़ी अधिक होती है ना। जड़ और प्ररोह का लंबाई का अनुपात 3 से 10 तक पाया जाता है। जड़ और प्ररोह समझ रहे हैं, स्टेम को कह रहा है। इनकी लंबाई का अनुपात क्या होता है? 3 से 10 तक होता है। नेक्स्ट देखिए स्टेम की क्या विशेषता होती है, यानी कि मरुस्थलीय पौधों की स्टेम में क्या खास बात होती है? तो इन पौधों में तना छोटा होता है, शुष्क होता है और काष्ठीय होता है। तने के ऊपर मोटी छाल पाई जाती है, बार्क पाई जाती है। पौधों में स्तंभ एरियल अंडरग्राउंड होता है। कुछ पौधों की शाखाएं अधिक संख्या में होती हैं किंतु आपस में सटी हुई होती हैं, जैसे कि सिट्रुलस कोलोसिंथस में। कुछ मरुद्भिद पौधों के तने जो होते हैं कंटकों में परिवर्तित हो जाते हैं, कांटे रूपी संरचना हो जाती है तनों की। और कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाते हैं? ताकि इनमें से जो जल का वाष्पोसर्जन है, वाष्पोसर्जन को रोका जा सके। ठीक है, कुछ अभी आप पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों? ताकि जो है जल के अवशोषण की क्षमता को कम किया जा सके, है ना, जल के वाष्पोत्सर्जन की दर को कम किया जा सके। ठीक, तो देखिए तने कांटों में परिवर्तित हो रहे हैं कौन कौन से पौधों में? तो यूफोर्बिया है, इसके बाद है सोलेनम है, तो इसमें तने कांटों में परिवर्तित हो रहे हैं। फिर देखिए कुछ मरुद्भिद पौधों की पत्तियां जो पड़ होते हैं काफ़ी छोटे हो जाते हैं, तो इसमें क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है और इसकी पूर्ति हेतु तना कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है, हरे पत्ते की जैसे गूदेदार संरचना में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप बात करें नागफनी के पौधे की। फिर है कोकोलोबा का पौधा, इसमें क्या होता है? तना चपटा हो जाता है, गूदेदार हो जाता है। तो इस रूपांतरण को बोलते हैं
फिल्लोक्लैड, ठीक है। पर्णाभ स्तंभ यानी फिल्लोक्लैड, पर्णाभ स्तंभ यानी पत्तियों के समान, ठीक है। जो स्टेम है, तना हमने देखा किस तरह से होता है, तना लंबा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए जो तने हैं वो चौड़े चौड़े हो जा रहे हैं, इस तरह से हो रहे हैं, पत्तियों की तरह हो जा रहे हैं, तो इसलिए कहा गया पर्णाभ स्तंभ फिल्लोक्लैड। किसमें? नागफनी में, रस्कस में, कोकोलोबा में, है ना। अगला है देखिए पत्तियां कैसे हो जाती हैं, तो ये प्रारंभ से ही लुप्त हो जाती हैं, है ना। पत्तियां पर्णपाती या आंसुपाती लक्षणों वाली होती हैं, जैसे लेप्टिडेनिया में, ठीक। कुछ पत्तियां होती हैं रूपांतरित होकर कटीले रूप धारण कर लेती हैं, जैसे अपोन्चिया में, ठीक। फिर देखिए कुछ पत्तियों का आकार काफ़ी छोटा हो जाता है। जिन पौधों की पत्तियों का आकार बड़ा होता है उनकी सतह निचली वो चमकदार होती है, जिससे कि प्रकाश परावर्तित हो जाए, है ना। और पत्ती का तापक्रम कम हो जाने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी काफ़ी कम हो जाती है। फिर देखिए पाइनस की बात कर रही है, चिड़ की पत्तियों में क्या होता है, इनका आकार सूजाकार हो जाता है, निडल लाइक हो जाता है, ठीक। फिर देखिए पत्तियों की सतह पर मोम, सिलिका की परतें ये सब अवतरित होती हैं, और कभी कभी जो क्यूटिकल्स होता है, उपत्वचा यानी क्यूटिकल्स, इनमें टैनिन और गोंद भी पाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए विशेषता है पत्तियों का आकार या पर्णफलक लीफ ब्लेड जो होता है वो छोटा हो जाता है, जैसे बबूल और खेजड़ी का जो पौधा देखेंगे, यानी कि ये देखिए इस तरीके से होता है बीच वाला, है ना। पत्तियां कैसे होती हैं, छोटी छोटी सी लगी रहती हैं ऐसे, है ना। आपको लगेगा कि इतनी लंबी पत्ती है, लेकिन जब आप पास से उसको जब ध्यान से उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई छोटी छोटी जो है बहुत ही माइन्यूट पत्तियां जो हैं इस तरह से लगी रहती हैं। तो ये इसमें किसकी विशेषता है, ये बबूल के पौधों की और खेजड़ी के पौधों की विशेषता है, ठीक है। फिर देखिए इन पादपों में पाई जाने वाली चौड़ी पत्तियां या तो मोटी हो सकती हैं या फिर गूदेदार या मांसल भी होती हैं, जैसे कि साइकस का पौधा आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए फूल फल और बीज कैसे होते हैं, तो मरोद्भिद पौधों में फूल फल का निर्माण जो होता है अनुकूल समय में ही होता है, यानी जब अनुकूल समय होता है तभी ये फूल और फल इनमें जो है लगते हैं। फल और बीज कैसे होते हैं, कठोर मोटे आवरण से ढके रहते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आंतरिक संरचनाओं की अनुकूलता यानी एनाटॉमिकल अडाप्टेशन। तो देखिए मूल में देखिए रूट में तो पूर्ण विकसित होता है, संवहन उत्तक अधिक मात्रा में होते हैं। विशेष प्रकार की घास जैसे कि सामा और पौवा ये घासों के नाम हैं। इसमें क्या होते हैं, जलाभाव के समय पत्तियां गोलाई में लिपट जाती हैं, यानी कि इस तरह से राउंड हो जाती हैं पत्तियां, और क्या करती हैं, अपनी सुरक्षा करती हैं। ये प्रवृत्ति बुलीफॉर्म सेल्स इसमें पाई जाती हैं, इसके कारण होती हैं, है ना। बुलीफॉर्म सेल्स के कारण पत्तियां कैसे हो जाती हैं, गोलाई में मुड़ जाती हैं। फिर देखिए पत्तियों की ऊपरी बाह्य त्वचा में, अच्छा हाँ, बुलीफॉर्म सेल्स जो होती हैं कहाँ पाई जाती हैं, पत्तियों की ऊपरी बाह्य त्वचा में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की कोशिकाएं एग्रोपायरोन, बांस, गन्ने की पत्ती, टाइफा, एमोफिल इत्यादि में भी पाई जाती हैं। उपत्वचा यानी कि हाइपोडर्मिस कैसे होती है, तो पूर्ण विकसित होती है, प्रायः दृढ़ की बनी होती है, जो कि यांत्रिक सामर्थ्य मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। वल्कुट कॉर्टेक्स कैसा होता है, तो मृतक कोशिकाओं पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। कोशिकाओं के मध्य में अंतराह कोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। इसमें रेजिन तथा लेटेक्स कोशिकाओं की उपस्थिति पाई जाती है, जैसे कि पाइनस हो गया और कैलोट्रोपिस हो गया। अंतःत्वचा की बात करें एंडोडर्मिस, तो अंतःत्वचा की कोशिकाओं में स्टार्च कण विद्यमान होते हैं और इसीलिए इसे स्टार्च आच्छाद यानी कि स्टार्च सीट भी कहते हैं, है ना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि इन कोशिकाओं में कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी पाई जाती हैं। फिर देखिए संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर बंडल सुविकसित होता है ना।
वैस्कुलर बंडल सुविकसित होता है। जलीय पौधों की बात कर रहे थे तो हम देखा था हमने कि वैस्कुलर बंडल जो होता है सुविकसित नहीं होता है। प्रायः दारू और फ्लोएम की तुलना में अधिक होता है ना। दारू जो होता है जाइलम, ये क्या होता है, फ्लोएम की तुलना में अधिक होता है। और जब हम अभी देख रहे थे जलीय पौधे, उसमें हम देखा था कि जाइलम जो होता है फ्लोएम की तुलना में अल्प विकसित होता है। ठीक है, याद आया। अब देखिए फ्लोएम में बास्ट तंतु, बास्ट फाइबर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है सेकेंडरी ग्रोथ के कारण कार्क, छाल और वार्षिक वलय भी पाई जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कार्य की अनुकूलताएं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या होती हैं। तो शुष्कोद्भिद पौधों में शुष्कता के प्रति सहनशीलता और प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन क्रिया को मंद करके ये क्या होती हैं, जलाभाव की स्थिति में भी जीवन यापन करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी कि वाटर अगर कम हो तो भी ये वहाँ पे उग जाती हैं, है ना, वहाँ पे ये सर्वाइव कर जाती हैं। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, गर्तों में पाए जाते हैं। गर्त मतलब गड्ढे जैसे अंदर धसे होते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं कि संकेन स्टोमेटा कहते हैं, है ना, गर्तीय रंध्र पाए जाते हैं इसमें। पादप होते हैं, न्यूनतम नमी की अवस्था में भी प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, परंतु इनमें एक इकाई क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिक होती है। गूदेदार जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उसमें अनेक प्रकार के अम्ल, पॉलीसैकेराइड, पेंटोजेंस के कारण शुष्कता के प्रति प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ऐसे पौधे जो गूदेदार होते हैं मरुस्थलीय पौधे, उनमें क्या पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं, पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं, इसके अलावा पेंटोजेंस पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि इन्हें अत्यधिक शुष्क वातावरण में रहने के अनुकूल बनाते हैं। फिर देखिए मांसलीय मरोद्भिद पौधों में, यानी कि वही गूदेदार पौधों की बात करें, गद्देदार पौधों में रंध्र क्या होते हैं, रात्रि में खुलते हैं, है ना, और दिन में ये बंद रहते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं वो मोस्टली रात्रि के में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। दिन में ये पौधे क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करके अम्ल उत्पादित करते हैं और निरंतर अम्ल उत्पादित होने के द्वारा जो होती है होने से द्वार कोशिकाएं इनका नाम होता है, द्वार कोशिकाएं यानी कि गॉड सेल की परासरण सांद्रता जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके कारण आसपास की अन्य कोशिकाओं से जल जो होता है वो द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, जिसके फलस्वरूप द्वार कोशिकाएं स्फीति हो जाने से द्वार कोशिकाओं में मतलब एक टरगटी आ जाती है, एक खिंचाव जाता है, जिससे कि रंध्र खुल जाता है। ठीक है, तो ये जो रंध्र खुलने की जो प्रक्रिया होती है उसको बता रहा है कि रात्रि में क्या होता है, रात में पौधे श्वसन क्रिया करते हैं और अम्ल का उत्पादन करते हैं। निरंतर जब अम्ल का उत्पादन होगा तो द्वार कोशिका यानी कि गर्ड सेल की पराशर सांद्रता बढ़ जाती है ना, और गर्ड सेल की पराशर सांद्रता बढ़ने से क्या होती है कि जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं वहाँ से जल जो होता है वो गर्ड सेल में द्वार कोशिकाओं में पहुँच जाता है ना, तो जिससे कि गर्ड सेल में एक तरह से खिंचाव का अनुभव होता है और इस खिंचाव के कारण जो कोशिकाएं होती हैं, रंध्र होता है, ये खुल जाता है। तो ये कब होता है, रात में, है ना। दिन में कोशिकाएं जो होती हैं ये बंद होती हैं, स्टोमेटा बंद होते हैं। नेक्स्ट देखिए इनके कोशिका द्रव की पराशर सांद्रता अधिक होती है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि मरोद्भिद में समुद्भिद की तुलना में कैटालिसिस व पराक्सीडेसिस इत्यादि विकर अत्यधिक सक्रिय होते हैं। इसके अलावा स्टार्च का जल अपघटन करने वाले एंजाइम एमाइलेज भी अधिक सक्रिय होते हैं। ठीक, तो ये सब जो विशेषताएं आप पढ़ रहे हैं मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि देखिए जलोद्भिद में ऐसे होता है, मरुद्भिद में ऐसे होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि एक जो है आप अंतर बताइए या फिर मुख्य जो है आप विशेषताएं बताइए, दोनों में क्या प्रमुख अंतर है, जलोद्भिद पौधों में क्या अंतर है। ठीक है, और या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरुद्भिद पौधे जो होते हैं समुद्भिद पौधों से किस प्रकार से भिन्न है। तो आपको उस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि जो है मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें ये विशेषता पाई जाती है, जबकि जो स्थलीय पौधे होते हैं, मेसोफाइट्स पौधे होते हैं, समुद्री पौधे होते हैं, उनमें ये विशेषता पाई जाती है। ओके,
इस तरीके से आप जलोद्भिद पौधे और मरुस्थलीय पौधों की विशेषता भी पूछ सकता है कि दोनों जो है किस प्रकार से, क्या क्या इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, किस प्रकार से ये भिन्न होते हैं। अब लास्ट है पौधा लवणोद्भिद यानी कि हैलोफाइट्स पौधे। तो ये पौधे जो होते हैं लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं, ऐसे मृदा जिसमें MgCl2, MgSO4, NaCl आदि लवणों की अधिकता होती है। देखिए मरुस्थल के जो शुष्क लवणीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, मरुस्थल के शुष्क लवणीय क्षेत्रों में झीलों के पास प्रायः गूदेदार लवणोद्भिद पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि सुएडा फ्रूटिकोसा, सालसोला फोइटिडा। ठीक, ये ऐसे पौधे हैं जो लवणोद्भिद पौधे हैं। समुद्रों के किनारे पर दलदली जलाक्रांत लवणीय स्थानों पर उगने वाले पादपों को क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। समुद्र के किनारे दलदली स्थानों पर जो उगते हैं पौधे उनको क्या होते हैं? मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं, जैसे कि राइजोफोरा, म्यूक्रोनेटा। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था जलीय पौधों में कि मैंग्रोव वनस्पति में क्या पाया जाता है? श्वसन मूल पाए जाते हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा है श्वसन मूल पाए जाते हैं मैंग्रोव वनस्पति में, याद रखिएगा। फिर देखिए भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? तो कोलकाता के निकट हुगली नदी के दलदली स्थानों पर, सुंदरवन में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, असम में गोमती और गोदावरी नदी के किनारे पर। फिर देखिए एलिफेंटा की गुफाओं के पास, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, इन द्वीपों के पास जो भी वनस्पति उगती है, यानी कि ये सब कैसे हैं? समुद्री क्षेत्रों में आने वाले क्षेत्र हैं, मतलब समुद्री तट के आसपास के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे जो भी वनस्पति उगती है उनको बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है। समुद्र से दूर जो है उसको आप नहीं बोल देंगे कि ये जो पूरा एरिया है मैंग्रोव वनस्पति का, नहीं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति, ठीक है। समुद्र तटीय क्षेत्रों की जो दलदली स्थानों पर जो उगती है वनस्पति उसको बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है, देखिए अनुकूलताएं देख लेते हैं, क्या क्या अनुकूलताएं आती हैं। तो देखिए पौधे होते हैं छोटे आकार के होते हैं, वृक्ष और झाड़ियाँ शुष्क शाक के रूप में पाई जाती हैं, हर्ब के रूप में पाई जाती हैं, जड़ें कम गहरी होती हैं, है ना। रूट देखिए कैसी होती है, स्तंभ जटा मूल के रूप में होती है, प्रॉप और स्टिल्ट रूट होती हैं, जो बालू मिट्टी को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। तना की विशेषता देखिए, तना मांसल होता है, छोटा होता है और समीमाछी शाखाओं से युक्त होता है। मांसल छोटा और समीमाछी शाखाओं से युक्त होता है। पत्तियां छोटी मांसल आकार में होती हैं, चमकीली सतह वाली होती हैं, चर्मिल होती हैं, लेदरी होती हैं। बीजांकुरण सजीव प्रजक रूप से पाया जाता है, विविपैरस, जर्मिनेशन होता है इनमें। मूल व स्तंभ के अंदर वायु प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं, एरनकाइमा होते हैं, वलकुट होते हैं, ताराकृति वायु तक, ठीक है, जिसमें कि वायु कैविटीज पाई जाती है, वायु गुहिकाएं यानी कि एयर कैविटीज पाई जाती हैं। इनकी कुछ कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल भी पाए जाते हैं, ठीक है। एपिडर्मस सेल्स मोटी भित्ति वाली होती है। एपिडर्मस सेल की अगर हम बात करेंगे तो कैसी होती है? मोटी भित्ति होती है। बाह्य त्वचा जो होती है इसके ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है ना। पत्तियों के नीचे सतह पर संकन स्टोमेटा होते हैं। संकन स्टोमेटा अभी हमने देखा था मछली पौधों में भी पाए जाते थे। लवणोद्भिद पौधे में भी संकन स्टोमेटा यानी कि धसे हुए, ठीक है, पत्तियों में धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, बाहरी रूप से उभरे स्टोमेटा नहीं होते हैं। क्यूटिकल के अनेक कोशिकाओं में टैनिन व तेल भी भरा होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 प्रकार के जो पौधे होते हैं, 4 प्रकार की विशेषता वाले पौधे, कौन कौन से भी पौधे हमने पढ़े हैं, जैसे कि जलोद्भिद, है ना, जलोद्भिद पौधे। फिर हमने पढ़ा समुद्भिद पौधों के बारे में, मेसोफाइट्स के बारे में, फिर मृदोद्भिद यानी कि जीरोफाइट पौधों के बारे में पढ़ा, और अंत में लवणोद्भिद पौधे यानी हैलोफाइट पौधों के बारे में पढ़ा कि पौधे कैसे होते हैं, है ना, बाहरी रूप से कैसे दिखते हैं, मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, आंतरिक रूप से इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक। तो इसमें देखिए आपसे जो इसमें अधिकतर पूछा जाता है जलोद्भिद पौधे के बारे में पूछा जाता है और मरुस्थलीय पौधे के बारे में पूछा जा सकता है ना।
पूछा जा सकता है आपसे कि मौसली पौधों के पत्तियों के बारे में विशेषता बताइए, है ना, जड़ के बारे में विशेषता बताइए। तो आप जो है इसकी जो है विशेषता आप लिखेंगे, जो उससे खास एग्जाम्पल जो है, कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देंगे, ठीक है। और लवणोद्भिद पौधे हैं तो इसमें क्या, इनके जो पौधों में ऐसी क्या अनुकूलताएं पाई जाती हैं कि ये लवण युक्त मृदा में रहने के उपयोगी होती हैं, रहने योग्य अनुकूलित होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।